हे क्लास, हाउ आर यू। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर में आगे। हमने पृथ्वी और उसकी उत्पत्ति के विकास के क्रम में दो पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, तो उसके बारे में अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो प्रारंभिक सिद्धांत था वो किस बारे में डिस्कस कर रहा था। आज हम बात करेंगे हमारे आधुनिक सिद्धांत पे। देखिए, जब हम प्रारंभिक सिद्धांत पे जाते हैं तो हम एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि 18वीं शताब्दी तक जो 19वीं शताब्दी से पहले की जो भी अवधारणाएं रही वो हमारी आरंभिक सिद्धांत में आ जाती है। फिर हमारी आधुनिक सिद्धांत की थ्योरीज स्टार्ट होती है, जो हमारी 19वीं शताब्दी से लेके टिल हमारे अभी तक जो रिसर्च चल रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारे आधुनिक सिद्धांत में आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे आधुनिक सिद्धांत कहता क्या है। आरंभिक सिद्धांत आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित बात कर रहा है। ग्रहों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, एक निहारिका परिकल्पना इन्होंने रखी, जिसमें कांट, लाप्लास और कास्तेदावाफन और काफ़ी सारे ऐसे थे जिन्होंने द्वैतवादी और अद्वैतवादी सिद्धांत रखा था, जिसमें एक तारक परिकल्पना और द्वितारक परिकल्पना। यानी एक तारक परिकल्पना ये कहती है कि पृथ्वी की या ग्रहों की उत्पत्ति एक ही वस्तु से हुई है, और द्वितारक परिकल्पना ये कहती है कि नहीं, पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति दो वस्तुओं से हुई है, एक वस्तु ने उसको आकर्षित करके उसका निर्माण किया है। तो ये थ्योरीज थी हमारी प्रारंभिक सिद्धांत की। जब हम आधुनिक सिद्धांत पे आते हैं बच्चों, तब हम बात करते हैं हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स की, ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे डिटेल से बताया जाता है कि ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कैसे बनी, तारे कैसे बने, ग्रह कैसे बने, और उसी के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति के उद्भव से संबंधित उसका जो कालक्रम रहा, वो सारी चीज़ें, कौन कौन सी लहरें बनी, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जितने भी मंडल्स बने ये कैसे बने, और उसी के साथ पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कैसे हुआ। यही सारा कालक्रम जो चलता है वो हमारा आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आज हम आधुनिक सिद्धांत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमने जो चीज़ें पढ़ी है, देखिए मैंने आपको जो भी पॉइंट्स करवाए हैं उसको मैंने एज अ पॉइंट्स अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको समझाया है। जब हम चैप्टर पे आते हैं तो आज हम चैप्टर की ही जर्नी शुरू करेंगे कि हमारी एनसीईआरटी बुक्स में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, उसमें मैं आपको इस पीपीटी से थ्रू थोड़ा बहुत ब्रीफ करते चलूँगी, और उसके बाद हम आधुनिक सिद्धांत को डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, पृथ्वी की उत्पत्ति, अद्वैतवादी सिद्धांत संकल्पना और एक द्वैतवादी संकल्पना, जिसमें कांट की स्थिति जो थी वो अब आपको अच्छे से याद हो गई होगी कि कांट कहना क्या चाह रहे थे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो समझाए थे वो अपने लैंग्वेज में और अपने नोट्स के थ्रू आपको बताए थे। अब मैं आपको एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज क्या कहती है और उसका विद डायग्राम में आपको एनालाइज करके एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको दे रही हूँ इस पीपीटी में, ताकि आप उसको डिटेल से समझ पाएँ। हम देखिए बच्चों, दो कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर की जो हम स्टार्टिंग करेंगे, एक या दो वीडियोस में हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि आखिर हमारा चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद हम एक वीडियो में हमारे चैप्टर्स की हल्की सी पूरी ब्रीफ कर लेंगे। देन हम एक समरी नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। इस पीपीटी का जो मेथड्स रहता है, ये जो आपको दिया जा रहा है ये डिटेल में आपको मिल रहा है, जिसमें आपका एक्स्ट्रा नोट्स प्लस आपकी बुक, ये सारी चीज़ें आपको इस स्लाइड में अवेलेबल हो जाएगी, और उसी के साथ आपको एनिमेशन के कुछ डायग्राम्स भी आपको मिलेंगे, ताकि आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, अपने माइंड सेट कर पाएँ। अब हम एग्ज़ाम की जब बात करते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। अगर मैं इस पीपीटी की बात करूँ तो ये हमारी 50 पेजेस की हो सकती है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 50 पेज या एक चैप्टर ही नहीं पढ़ना होता है। एनुअल एग्ज़ाम में आपको पूरा बल्क से पूरे चैप्टर्स रिवाइज करने होते हैं, और आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है। असिस्टेंट में आपके 3 सब्जेक्ट और आपके अलग ऐड हो जाते हैं जब आप 11th में आते हैं। 2 आपके एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट जो और हैं वो भी आपको पढ़ने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो मेरी समरी नोट्स हैं जो मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ, उस नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ताकि आप उसको हल्का सा चैप्टर को, पूरा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ लें एग्जाम टाइम में। तो ये चीज़ आपको अभी के लिए है, क्योंकि आप अभी आपके पास टाइम है, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के टाइम आपको पर चैप्टर की इतनी बड़ी पीपीटीज समझ नहीं आएगी, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम समरी नोट्स लेके आएंगे। दैट मीन्स कि आपकी जो जितने भी फर्स्ट बुक है उसकी 70 पेजेस में आपको पूरा नोट्स बल्क में मिल जाएगा। तो ये बहुत यूनिक चीज़ हम लेके आएंगे, एनसीईआरटी की पूरी समरी नोट्स, ये आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेगी। तो अभी आप उस चीज़ के लिए रिलैक्स हो जाएं, इसीलिए मैंने आपको
एक्स्ट्रा में बताया ये चीज़। तो ये चीज़ें मैं 1 to 1 चैप्टर के साथ देती रहूँगी। जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपको हमारे ऐप पे वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो अभी आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, देन एग्जाम टाइम में वो वाले नोट्स आप पढ़ लीजिएगा। ये उसी का हम ये कह सकते हैं निचोड़ है, उसमें वो 2 पेजेस में दे रखा है ताकि आप उसको फटाफट से रिवीजन में ले लें। सो बढ़ते हम आगे। ये सारी स्लाइड्स जो हैं हमारी हमने इसी के बारे में डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस कॉन्सेप्ट को अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे, मैं मानती हूँ कि कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारे पॉइंट्स को हमने बहुत ही अच्छे से कवर अप किया है। ये हमारे आरंभिक सिद्धांत के थॉट्स जो थे वो क्या थे, चैम्बरलिन मॉन्टेन का थॉट्स क्या कहता है, उसके साथ विद एनिमेशन हमारी पिक्चर्स दे रखी है। हमने बहुत अच्छे से इसको कवर अप कर लिया है। पृथ्वी की उत्पत्ति में ऑटोसिम्ट का जो सिद्धांत था, अब देखिए, अब जब हम ऑटोसिम्ट की बात करते हैं हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक अजम्पशंस को करने में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि इन्होंने जो नेबुलर हाइपोथेसिस था उसमें बहुत ज़्यादा संशोधन किया और उन्होंने क्या जो थ्योरीज रखी उसके हिसाब से इन्होंने ये कहा कि ग्रहों का निर्माण गैसों और धूल कणों से हुआ है। और इसी कॉन्सेप्ट में ये आगे बढ़ते हुए हमारा आधुनिक सिद्धांत आगे बढ़ा। अब हम बात करेंगे आज आधुनिक सिद्धांत के बारे में। आधुनिक सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जब हम आधुनिक सिद्धांत पर आते हैं तो आधुनिक सिद्धांत का सबसे पहला जो पॉइंट था वो यही था कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। इन्होंने ये थ्योरी रखी कि ब्रह्मांड आज भी विस्तार कर रहा है और यहीं से हमारी सारी प्रकृति और नेचर, हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की नेचर की अगर हम डिस्कस करें, उसके क्षेत्रों विषय वस्तु के बारे में अगर हम समझें तो आधुनिक सिद्धांत हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जब मैं इसमें सबसे पहली जो थ्योरी आई थी वो आई थी आपकी बिग बैंग की थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो थी उसको पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफ़ी प्रमाणिक मानी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी बदलाव हुआ और काफ़ी चीज़ों के साथ इसमें भी परिवर्तन कर दिया गया। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे थे, जॉर्ज लैमेटियर जो थे उन्होंने सबसे पहले बिग बैंग की थ्योरी रखी थी 1894 में, और रॉबर्ट वेगेनर जो थे इन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। ये विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना थी। अगर आपसे कोई 2 शब्दों में पूछ ले कि बिग बैंग सिद्धांत क्या था, तो आप बिग बैंग सिद्धांत पे इन 2 व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं। स्पेशली आप ये लिख लीजिएगा, आपकी बुक में भी नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप जब एग्जाम में बिग बैंग थ्योरी के बारे में अगर डिटेल से लिखते हैं, बड़े नंबर का अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आप ये पॉइंट्स इसमें ऐड अप कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट वैसे आपको ये पीपीटी पे मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है कि हम कई बार पीपीटी को ध्यान नहीं देते और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे मिस हो जाते हैं। तो आप इसको एक बार अपनी बुक में ही लिख लीजिए ताकि जब आप चैप्टर पढ़ें तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। बिग बैंग के पास ही आप जॉर्ज लैमेटियर का नाम लिख लीजिए और ये ईयर लिख दीजिए 1894। फिर रॉबर्ट वेगेनर आए थे, इन्होंने इसका विस्तृत से व्याख्या की थी 1967। तो अब मान के चलिए कि जो हमारा आरंभिक सिद्धांत शुरू हुआ वो 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ और इसमें एक जो एक्सप्लोजन की बात की गई, एक विस्फोट की बात की गई कि ब्रह्मांड में जो पदार्थ था उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से एक क्रिएटिविटी हुई और उसमें एक छोटे छोटे पदार्थों का जो कण था वो गर्म और ठंडे 2 प्रकृति में बटा। गर्म में आकाशगंगाएं नज़दीक आई और ठंडे में आकाशगंगाएं दूर होती गई, ये सिद्धांत रखा। लेकिन ये कहीं सिद्धांत थ्योरीज पे जम नहीं करता। इसका जो विरोध किया था उसमें अलन गुथ थे, उन्होंने स्फीति का सिद्धांत रखा। इन्होंने माना कि जो बिग बैंग का सिद्धांत है वो इतना सही नहीं है, इन्होंने इस सिद्धांत का असमर्थन किया। तो हम ये कह सकते हैं बिग बैंग सिद्धांत के आलोचक कौन थे? अलन गुथ थे, जिन्होंने अपनी ही एक सिद्धांत रखा था स्फीति का सिद्धांत। हालांकि ये आपका डिटेल से नहीं है, लेकिन जब आप इसके नेगेटिव पॉइंट्स लिखते हैं तो ये आपका स्कोरिंग हो जाता है कि आपको इसके बारे में भी नॉलेज है। हम जब पढ़ते हैं तो हम उसके साथ अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को भी रिलेट करते चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आंसरिंग उसकी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों व्यूज़ पे बात कर रहे हैं। हॉयल ने इस सिद्धांत का क्या नाम दिया था? हॉयल ने इस सिद्धांत का नाम दिया था स्थिर अवस्था की संकल्पना। बिग बैंग सिद्धांत को हॉयल ने क्या बोला था? स्थिर अवस्था की संकल्पना बोला था। और जॉर्ज लैमेटियर ने इसके बारे में बताया था। और जो अगर हम बात करें हमारे चैप्टर क्या कहता है, इसमें एक ही पर्सन का नाम दे रखा है, एडविन हबल। एडविन हबल जो थे उन्होंने 1920 में कॉन्सेप्ट दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यही चीज़ कही थी इस बिग बैंग की थ्योरी के हिसाब से। इन्होंने इसके बारे में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है जिसकी वजह से क्या हुआ ये देखिए। अगर हम इस एनिमेशन को समझने का प्रयास करें, इन्होंने कहा कि ये जो कण था इसमें एक विस्फोट हुआ,
इस विस्फोट की वजह से क्या हुआ, इस विस्फोट की वजह से पदार्थों में, जैसे कि ये विस्फोट किस में हुआ, ये अणु में, इन्होंने साइंटिफिक पॉइंट्स रखे थे कि गोलक अणु थे, इन गोलक अणु से क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से पदार्थ बाहर की तरफ आया और ये पदार्थ धीरे धीरे इसके घनत्व की मात्रा जो थी, इसका घनत्व अधिक था क्योंकि इसका आयतन अधिक था। आयतन बच्चों आपको पता होगा आयतन और घनत्व क्या होता है। आयतन हमारा अगर हम मैथमेटिक पॉइंट्स पे बात करें, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और घनत्व जो हमारा होता है डेंसिटी, उसको अगर हम माने तो आयतन हमारा, आयतन से ही घनत्व का मेजर होता है। तो आयतन के आधार पर इसका घनत्व अधिक था और इसमें तापमान जो था सूक्ष्म था, सूक्ष्म तापमान था और इस पदार्थ में एकाएक अचानक से विस्फोट हुआ और वो कुछ ही सेकंड में वहाँ पे परमाणु का विस्फोट होने से परमाणु बने और इन परमाणु पिंडों से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगाएं क्या होती है, अगर आप सिंपल सा समझिए, आकाश गंगाएं तारों का समूह होती है। तारे वही पिंड है और इनमें एक्सप्लोजन होना, यानी ये बिग बैंग की थ्योरी एक विस्फोटक पदार्थ के बारे में बात करती है कि जो इन अणुओं में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। और ये विस्फोट कब हुआ, 15 अरब 13.7 अरब वैसे हालांकि है इसका टाइम, लेकिन हम 15 अरब भी मान ले तो 15 अरब पूर्व इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक कुछ गोलक पदार्थ थे, पहले से मौजूद है। इन गोलक पदार्थों में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से क्या हुआ कि वहाँ के परमाणु का निर्माण हुआ और यही संक्रिया क्या कहलाई, इसी पद्धति से निहारिका नेबुलास थ्योरीज ये लेके आ गए इसके बाद, और इन्होंने इस परिकल्पना में आकाश गंगाओं के निर्माण की उत्पत्ति की बात की। तो यही सिद्धांत देने के लिए, और इन्होंने कहा कि फिर इसके बाद में इसका विस्तार आज भी हो रहा है, इसलिए आकाश गंगाएं दूर होती गई। आकाश गंगाएं क्या होती है आप देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। आप जब 6th एंड 7th में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी ज्योग्राफी, तो आपको याद होगा कि पृथ्वी की जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, मिल्की वे, यानी जिसे मंदाकिनी भी कहा जाता है हिंदी में। तो मिल्की वे जो है वो क्या है, हमारे सौर मंडल का हमारा सौर मंडल आकाश गंगा के अंतर्गत आता है। हर आकाश गंगा का अपना अपना सौर मंडल होता है। यूनिवर्स में हजारों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं और ये आकाश गंगाएं इसी पदार्थ से निर्मित हुई है, ये कहना चाह रहा है बिग बैंग का सिद्धांत। सिंपल सा लैंग्वेज है। बिग बैंग का सिद्धांत ये कहता है गोलक अणु थे, उनमें विस्फोट हो गया और देन हमारे परमाणु बने और उसी से हमारे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और ये आकाश गंगाएं पहले बहुत नज़दीक थी, लेकिन धीरे धीरे इसके विस्तार की वजह से ये आकाश गंगाओं में दूरी आ गई। और इसी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था एडविन हबल ने 1920 में। इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा कि आप एक गुब्बारे को फुलाइए, पहले उससे पहले उस पर डॉट कर दीजिए, छोटे छोटे डॉट करेंगे आप, जैसे ही गुब्बारे को फुलाएंगे वो डॉट्स दूर होते जाएंगे। दैट मीन्स ये एजम्पशन जो इन्होंने किया था उसको पहले मान्यता मिल गई थी, लेकिन जैसे जैसे इसमें बदलाव आए, साइंटिफिक पॉइंट्स ऐड किए गए, उसके बाद इसको माना नहीं गया। और बिग बैंग की थ्योरी को भी कई व्यक्तियों ने इसका असमर्थन भी किया, क्योंकि ये सारी चीज़ों को क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि बिग बैंग थ्योरी एग्जैक्ट एक्सप्लोजन की बात करता है, विस्फोट की बात करता है और उसके विस्तार की। जैसे कि देखिए ये स्थिति रही, उसके बाद ये आकाश गंगाएं जो थी दूर होती गई और पृथ्वी की एक आकाश गंगा है जिसका नाम है मिल्की वे, मंदाकिनी, उसी में हमारा सौरमंडल आता है और सभी आकाश गंगाओं का अपना अपना सौरमंडल है। इन्हीं आकाश गंगाओं में और विस्फोट हुआ। फिर इन्होंने ये भी कहा कि आकाश गंगाओं में विस्फोट हुआ और उनसे भी अलग पिंड बने जो कहलाए तारे, और तारों से जो पदार्थ बने या एक तारों की जो स्थिति थी वो गुरुत्वाकर्षण में क्रोड की स्थिति का निर्माण हुआ और क्रोड के ठंडे होने से ग्रहाणु बने और ग्रहाणु से क्या बने, ग्रह बने। ये पूरी स्थिति इन्होंने ग्रह प्रक्रिया बता दी, आकाश गंगा से लेके तारों से लेके ग्रह तक की। तो ये स्थिति जो रही, इसी से ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया इन्होंने बताई। लेकिन पहले वाले अगर हम आरंभिक सिद्धांत की बात करें, वो एक निहारिका परिकल्पना की बताते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर बल देते हैं, अपकेंद्रीय बल पर बात करते हैं और ये कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सारे छल्ले निकल कर बाहर आए। जबकि ये कहता है कि यहाँ पे एक विस्फोट हुआ और इन्हीं परमाणुओं में क्या हुआ कि छोटे छोटे पिंड बने और गैसों और धूल्य कणों से वो आपस में एक तस्तरीनुमा आकृति बनी और धीरे धीरे इन पिंडों से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और इस विस्तार की वजह से आकाश गंगा एक दूसरे से दूर होती गई और अपने अपने क्षेत्रों में जब इनका आकाश गंगाओं के अंदर विस्फोट हुआ तो और सारे तारे अलग हुए और इन्हीं तारों से अंदर वाली स्थिति जो थी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका जो घनत्व था, आयतन जो था, उसी की वजह से वहाँ पे एक
क्रोड़ की स्थिति बनी और तस्त्रीनुमा परिस्थितियों से ग्रहणों का निर्माण हुआ और ग्रहणों ही हमारे क्या कहलाए, ग्रह कहलाए। यही हमारा पूरा थ्योरीज इन्होंने दे दिया और यही कॉन्सेप्ट काफ़ी सालों तक चला। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट्स में। ये अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। परमाणु स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित होता रहा और अब हम इसको थोड़ा सा, अगर गुब्बारे वाला आंशिक उदाहरण आप समझे तो ये आंशिक रूप से मान्य हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। अब हम बात करेंगे बिग बैंग के सिद्धांत की। वही चीज़ मैंने आपको समझाई। अब बुक की लैंग्वेज क्या कहती है उसको हम पढ़ लेते हैं। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में उपस्थित थे और इनका आयतन अत्यधिक था और सूक्ष्म एवं तापमान, इसका जो तापमान था वो सूक्ष्म था और घनत्व इसका बहुत ज़्यादा था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रक्रिया के विस्फोट की प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ और वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की जो घटना है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। यानी ब्रह्मांड में ये छोटे गोलक थे, इन गोलक में अचानक से विस्फोट हुआ क्योंकि इनका घनत्व बहुत ज़्यादा था और आयतन बहुत ज़्यादा था। अब घनत्व और आयतन को हम छोटा सा समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा गेहूं का बॉक्स है और ये है हमारा पॉपकॉर्न का बॉक्स। पॉपकॉर्न हल्के होते हैं, गेहूं भारी होते हैं, तो घनत्व किसका ज़्यादा होगा, इसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे घनत्व इसका ज़्यादा है देन डेंसिटी, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इससे हल्का होगा। तो जो चीज़ भार होता है, जिसका आयतन अधिक होता है, उसी का घनत्व अधिक होता है। तो बिग बैंग की प्रक्रिया के हिसाब से 13.7 अरब वर्ष पूर्व ऐसी परिघटना हुई थी और ये छोटे पदार्थों में एक भीषण विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट से क्या हुआ था कि सारे एक्सप्लोजन, जैसे कि ये स्लाइड्स आपको दे रखी है। ब्रह्मांड के विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा, अब आप इस चीज़ को बहुत सही से समझिएगा क्योंकि बिग बैंग यही कह रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो आज भी जारी है, ऊर्जा में परिवर्तित हो गई और इस विस्फोट से अल्पांश के अंतर्गत ही विस्तार हुआ और इस विस्तार की धीमी गति से परमाणुओं का निर्माण हुआ। तो ये परमाणु के निर्माण की प्रक्रिया इसने बताई। बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। यानी टेम्परेचर बहुत कम हो गया, पूरी चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई और इससे क्या हुआ, एक पदार्थ का निर्माण, यानी जो द्रव्य चीज़ थी वो ठोस रूप अवस्था में आने शुरू हो गई और इसी प्रक्रिया से ब्रह्मांड पारदर्शी होता गया और इसका विस्तार होता गया और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी होने लगी। यानी ये जो पोजिशन रही, ये जो हमारे आकाश गंगा है वो दूर होती गई, एक दूसरे से फैलती गई। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के संबंधित अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार के सिद्धांत के पक्षधर थे। यानी बिग बैंग का जो मॉड्यूल है वो ये कह रहा है, देखिए अगर हम इसी कॉन्सेप्ट में बात करें, पहले बहुत ज़्यादा पास में थे, फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ी और इसकी ये कंडीशन रही, ये स्थिति इसके नज़दीक वाली स्थिति, फिर ये इनमें दूरी आती रही। तो यही आकाशगंगाओं के सिद्धांत के बारे में बताया है और इसी को हॉयल ने क्या नाम दिया है, स्थिर अवस्था की संकल्पना। आपसे पूछा जा सकता है स्थिर अवस्था की संकल्पना का सिद्धांत किसने बोला। जस्ट अ मिनट, अब हॉयल, इसमें छोटा क्वेश्चन बन सकता है तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में। अब हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद तारों का निर्माण। देखिए हमें कॉन्सेप्ट में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिक सिद्धांत के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे हम समझ लेते हैं अभी। आधुनिक सिद्धांत जो है उसने सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड में आकाशगंगा, आकाशगंगा कहाँ से आई, आकाशगंगाओं से तारे, फिर ग्रह कैसे बने, फिर सौर मंडल, फिर चंद्रमा, इन सारे बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे चैप्टर में कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई।
अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा था, देखिए अभी हम चैप्टर आज से ही, अगर हम ऐसे देखें तो हमने चैप्टर की चीज़ें आज से ही समझने का प्रयास किया, लेकिन जो पीछे वाले वीडियोस थे उससे हमारा बेस क्लियर हो जाता है आरंभिक सिद्धांत के बारे में। आज आधुनिक आरंभिक सिद्धांत के कुछ 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें हमारी क्लासेस लंबी चली गई, ताकि अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि पृथ्वी की परिकल्पना क्या है, निहारिका किसे कहते हैं, नेबुला थ्योरीज क्या होती है, कांट कौन थे, लैपलस कौन थे, अगर हम जेफरी की बात करें, उन्होंने हेराल्ड जेफरी, उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे थे। तो अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टूड हो पा रही होगी, इसीलिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पहले डिटेल से समझा दिए। अब हम जब इस चैप्टर को बात करेंगे तो बहुत ईजी वे से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आधुनिक सिद्धांत जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में जाने, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड के लिए हमने सबसे पहले बात की थी बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग के सिद्धांत बताता है कि आकाशगंगाओं का विस्तार किस प्रकार से हुआ, एक विस्फोट प्रवृत्ति जो है हम ये कह सकते हैं वो लेके आया था पद्धति, और पृथ्वी की उत्पत्ति। उसके बाद फिर हम देखेंगे तारे कैसे बने, हमारा नेक्स्ट पॉइंट तारों का निर्माण है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रह कैसे बने, ये उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आएगा सौर मंडल पे, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति, चंद्रमा, ये सारी कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने जो पढ़ लिया है वो अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड में आकाशगंगा कैसे आई थी और बिग बैंग का सिद्धांत क्या कहता था। अब बात करेंगे तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। देखिए पदार्थ जो है और ऊर्जा जो है ये दोनों अपने अपने लेवल पे डिफरेंट थे, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वल नहीं था। मटेरियल जो था और एनर्जी जो थी, इन दोनों में डिफरेंस था, और इसी वजह से क्या हुआ कि इनके घनत्व में भी भिन्नता थी, घनत्व डेंसिटी में भी इनमें डिफरेंस था, गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, और जिसके परिमाण स्वरूप पदार्थों का क्या होने लग गया, एकत्रण होने लग गया, यानी पदार्थ इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्योंकि जो एनर्जी थी और जो भी पदार्थ थे वो एक जैसे नहीं थे। उनकी स्थिति के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन पदार्थों में क्या हो गया, इकट्ठा होने शुरू हो गए। जैसे कि देखिए ब्रह्मांड में, ये हमारा ब्रह्मांड है, आप समझिएगा पॉइंट्स को, अगर अभी से आप अच्छे से अगर डायग्राम थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत चीज़ें याद रहेगी। ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में जो हमारे पदार्थ थे ये सभी हमारे पदार्थ, और इनकी जो ऊर्जा थी, इन सब की ऊर्जा एक जैसी नहीं थी, भिन्न भिन्न प्रकार की थी, भिन्न ऊर्जा थी, जिसकी वजह से इनके घनत्व में भी भिन्नता थी। और इन पदार्थों के घनत्व की भिन्नता की वजह से इनमें जो स्थिति आई, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक इन पदार्थों का इकट्ठा होना। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है अब आपको अच्छे से पता होगा, ये अभिकेंद्रीय बल होता है जो केंद्र की तरफ लगता है। किसकी तरफ लगता है, केंद्र की तरफ, क्योंकि जब हम बात करते हैं अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल की, तो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन का ग्रेविटी जो फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है कि जो भी बल लगता है वो केंद्र की तरफ लगता है, और अपकेंद्रीय बल क्या कहता है कि जो भी बल है केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। इसीलिए हमें जियोइड प्रकार की पृथ्वी दिखती है। जियोइड अब आपको पता ही है वो सारी चीज़ें, तो यही चीज़ यहाँ पे है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनमें क्या हुआ, इनके पदार्थों में इकट्ठापन आ गया, यानी चीज़ों को आकर्षित करते रहे और एक केंद्र में ये सारी चीज़ें क्या होने लग गई, इकट्ठी होने लग गई। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का क्या बना, आधार बना, और आकाशगंगाएं असंख्य तारों का समूह है। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आकाशगंगा ही असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। अब लाइट ईयर क्या होता है, आप इसको भी अंडरलाइन कीजिए। प्रकाश वर्ष एक वर्ड आया है, देखिए प्रकाश वर्ष कोई समय नहीं है, टाइम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, गति है। ये क्या है, गति है, जो क्या कहती है, ये कहती है कि एक जो सूर्य की किरण है या सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। दैट मीन्स कि 3 लाख किलोमीटर तक सूर्य का प्रकाश एक सेकंड में पहुंच जाता है। तो पूरे साल में कितनी दूरी को वो तय करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो पूरे साल में दैट मीन्स 365 डेज में जितनी दूरी सूर्य का प्रकाश तय करता है,
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। आई होप अब आपको प्रकाश वर्ष से कोई डाउट नहीं रहेगा, प्रकाश वर्ष अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइट ईयर क्या होता है कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर अगर दूरी तय करता है, दैट मीन्स 365 के जितने डेज के जितने सेकंड्स हैं उसमें वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो यहाँ तारों का क्या रोल है कि इन आकाश गंगाओं के विस्तार बहुत अधिक है, क्योंकि हमने देखा था कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है जिसकी वजह से आकाश गंगाएं दूर होती जा रही है, और असंख्य तारों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। यानी छोटे छोटे तारों के पिंड यहाँ इकट्ठे हो गए, ये एक आकाश गंगा, इन छोटे छोटे तारों से स्थिति से बने ये दूसरा आकाश गंगा। तो ये होती है हमारी आकाश गंगाएं तारों के समूह को। इनमें जो दूरी होती है वो हजारों प्रकाश वर्ष के अनुसार मापी जाती है। यानी एक आकाश गंगा यहाँ है, हजारों वर्ष, आप मान के चलिए हजारों वर्षों की दूरी के बीच में इनका डिस्टेंस रहता है आकाश। यानी यहाँ पर अगर सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है तो इनकी दूरी के बीच की जो स्थिति है उसे ही हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्लियर? एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 वर्ष के बीच का हो सकता है। देन दैट मीन्स कि एक आकाशगंगा का जो व्यास है, व्यास अब आपको अच्छे से पता होगा, केंद्र से लेके उसके बीच तक के परिधि तक के अंत तक के बिंदु को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। दैट मीन्स एक अकेली आकाशगंगा का जो व्यास है वो केंद्र से लेके आप अंतिम छोर तक 80,000 से लेके 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच की हो सकती है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैसेस से बने विशाल बादल वेव संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा गया है। अब यहाँ इन्होंने निहारिका को जो बताया है, निहारिका का कॉन्सेप्ट जब आरंभिक अवधारणा में जब हम जाते हैं कांट और लाप्लास की थ्योरी पर, आपको याद होगा बच्चों, उन्होंने किस वे से निहारिका बताई थी। उन्होंने कहा था कि जो एक पदार्थ है, आद्य पदार्थ है, उस आद्य पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण बल लगने की वजह से वो सारी चीज़ें इकट्ठी हुई और इन्हीं इकट्ठी पदार्थों से धीरे धीरे टकराहट हुई और टकराहट की वजह से एक अवस्था बनी जो द्रव्य से ठोस अवस्था में चली गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट रखा उसी से नेबुला बना, निहारिका बनी। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि जो आकाशगंगा जो थी, एक छोटे से पदार्थ अणु मौजूद है, यानी पदार्थ की बात इन्होंने भी की, पदार्थ की बात उन्होंने भी की, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इन्होंने यहाँ पदार्थों का विस्फोट कर दिया और इस विस्फोट से काफ़ी परमाणु बने और यहीं से इन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार की उत्पत्ति बता दी और यहीं से आकाशगंगा के निर्माण के बारे में बता दिया। दैट मीन्स इन्होंने ये कहा कि जो आकाशगंगाएं हैं ये जो प्रारंभ से गैसों से थे, जिनमें कौन कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैसों से बने एक विशाल बादल का संचयन था जिसे निहारिका कहा गया। यानी इन्हीं आकाशगंगाओं में जो गैसों के बादल जो थे, देखिए तारे जो थे पिंड थे, इसका समूह हमारा क्या कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है। और इन्हीं आकाशगंगाओं में हाइड्रोजन से यानी गैसेस के पिंड जो वो है हमारे निहारिका, गैसों के पिंड निहारिका। इस बढ़ती निहारिका में गैसों के झुंड विकसित हो गए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने और जिससे तारों का निर्माण आरंभ होना शुरू हो गया। यानी 5 से 6 अरब वर्ष पूरे, यानी 15 अरब वर्ष, अब आप मान के चलिए 15 अरब वर्ष जो है हमारा, वो क्या है हमारा, 15 अरब वर्ष पहले हुई थी आकाशगंगा। फिर धीरे धीरे इसमें विस्तार होता गया ब्रह्मांड में और ये क्या होती गई, दूर होती गई। और जब ये आकाशगंगाएं विस्तार से दूर होती गई तो इनमें क्या हुआ कि आकाशगंगा के जो हाइड्रोजन गैसेस के जो बादल हैं वो निहारिका कहलाई। इन आकाशगंगाओं में निहारिका उपस्थित थी। निहारिका क्या थी, हाइड्रोजन गैसेस से बनी और इन गैसेस के जो झुंड थे वो धीरे धीरे क्या होते गए, इकट्ठे होते गए और इनके बड़े बड़े गैसीय पिंड में परिवर्तित हो गई। यही निहारिकाएं क्या हुई, अब आप समझिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अगर जब हम तारों के निर्माण की बात करते हैं कि तारे कैसे बने, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मांड की। आप समझिएगा, प्लीज़ थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। ब्रह्मांड जो है हमारा, उसकी उत्पत्ति किससे हुई, ब्रह्मांड में क्या उपस्थित था, एक गोलक पदार्थ उपस्थित था। मैं वाई डायग्राम आपको समझा रही हूँ। इस गोलक पदार्थ में क्या हुआ, विस्फोट, और ये विस्फोट इतना तेज था कि 3 सेकंड में इसमें परमाणु बन गए और ये जो पिंड थे गुरुत्वाकर्षण के कारण
गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठे होने लगे और इन्हीं से क्या बनी, आकाशगंगा, जिससे आकाशगंगाओं का निर्माण। आप सिंपल कॉन्सेप्ट में समझिए, आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बिठा दीजिए आप, और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। अगर आप बुक्स की पॉइंट्स पे जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक कॉन्सेप्ट बनाइए कि तारे बने कैसे हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या था, एक गोलक पदार्थ है, इसमें विस्फोट हुआ और 3 ही सेकंड में बहुत बड़ा विस्फोट था ये। और इस विस्फोट की वजह से क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सभी पदार्थ इकट्ठे होने लगे, जिससे क्या बनी, आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। और ये आकाशगंगा 1-2 नहीं थी, हजारों की संख्या में थी। हजारों की संख्या में इन आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। और इन्हीं आकाशगंगाओं में जो हीलियम का पदार्थ था, गैसीय पदार्थ, इन आकाशगंगाओं में ब्रह्मांड के विस्तार के कारण ये क्या होती गई, दूर होती गई। और जब ये ब्रह्मांड के विस्तार के कारण दूर होती गई तो इन्हीं आकाशगंगाओं में, इनमें हीलियम गैसीय पिंड थे, बादल, जो बड़े पिंड के रूप में बनते गए। यही क्या कहलाए, तारे कहलाए। और इन पिंडों को बनने में कितना समय लगा, ये गणना जो हुई 5 से 6 अरब वर्ष पहले। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, ये हुआ आपका 15 अरब, यानी बहुत लंबा प्रोसेस था इन पिंडों को बनने में, इन तारों को बनने में। एकदम से कोई चीज़ नहीं होती, एक दिन में सारे इकट्ठे नहीं हुए। बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन जब हुआ था तो उसमें सारी चीज़ें एक बल्क में इकट्ठी नहीं हुई, एक समय था, एक पीरियड हुआ और उस पीरियड में तारों का निर्माण हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए आकाशगंगाओं का निर्माण या बिग बैंग का सिद्धांत 13 अरब वर्ष पहले, उसके बाद 5 से 6 अरब वर्ष में तारों का निर्माण हुआ और इनमें भी तारों में जो एक्टिविटी हुई उससे हमारे ग्रह बने। अब वो क्या स्थिति थी, अब हम बात करेंगे। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। यहीं से तारे बनने शुरू हुए, यहीं से तारों का निर्माण आरंभ हुआ। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ है। आई होप अब आपको तारों की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी और बिग बैंग का सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप लाइट ईयर डिस्टेंस मानेंगे तो सूर्य से पृथ्वी का जो प्रकाश पहुंचने में क्या समय रहता है वो नहीं, हमें ये देखना है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड अगर प्रकाश वर्ष पार करता है तो एक साल में जितनी दूरी तय करेगा वही हमारा प्रकाश वर्ष होगा। पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वो कितनी है, वो है 14,95,98,000। दैट मीन्स 14,95,98,000 किलोमीटर जो है हमारा डिस्टेंस है पृथ्वी से सूर्य का। यहाँ जो है एग्जैक्ट हम 15 करोड़ मान लेते हैं। 15 करोड़ का ये जो डिस्टेंस है, 15 करोड़ आप मान के चलिए किलोमीटर, और ये 3 लाख किलोमीटर में 1 सेकेंड में पहुंच जाता है। तो 15 करोड़ इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़ा हम ये फिगर नहीं कह सकते। तो ये इसको समय में कितना मिनट लगेगा, एग्जैक्ट हम कहें 8 मिनट और 311 सेकेंड। ये एग्जैक्ट अगर डेटा निकाला जाए इस संदर्भ में, अगर हम बात करें इस एग्जैक्ट डेटा से, तो 8 मिनट का एक समय लगता है पूरे पृथ्वी पर प्रकाश पहुँचने में। यही है हमारा, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश वर्ष क्या है, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई। बाकी की सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चीज़ों को मैं, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है दैन कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं कोशिश करूंगी कि आपके वापस, वैसे मेरी स्ट्रेटजी यही है कि मैं हर चीज़ को वापस उस क्लास से लिंक्ड करती हूँ। जिन बच्चों ने वो क्लास हो सकता है जल्दबाजी में देखी हो या एक कॉन्सेंट्रेशन पावर से नहीं देखी होगी, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहा होगा, कोई पॉइंट्स उनके मिस हो गए, तो मैं पूरा रिवाइज करते हुए चलती हूँ ताकि आपका लिंक वहीं से टूटे नहीं और आप उस चैप्टर के टिल, अगर आप मिड में भी आ जाते हैं तो भी आप उस चैप्टर से कनेक्ट हो जाएं, आपको कहीं लॉस ना हो। बट फिर मेरी भी
मेरी यही कोशिश रहेगी आप पूरी क्लासेस अच्छे से देखें, नोट्स प्रिपेयर करें, तो ही आपके लिए ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेगी। अदरवाइज़ आप एक बार पढ़ के उन चीज़ों को नहीं रिकॉल कर सकते एग्जाम टाइम में। और दैट मीन्स जो मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स वो आपको चैप्टर खत्म होते ही प्रोवाइड हो जाएंगे, बट अभी आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, इस पीपीटी को एक बार अच्छे से विजुलाइज कीजिएगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।